हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी को फिर से देख रहे हैं। कल हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का कुछ चीज़ को कवर किया था। आज उसी प्रोबेबिलिटी के क्लास 10th का ये दूसरा लेक्चर है। तो आज हम लोग समझेंगे प्लेइंग कार्ड्स को। प्लेइंग कार्ड्स, जी हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का टॉपिक है। और मैं आपको बता दूं कि जब आप प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस बनाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा उलझन पैदा होता है। वो उलझन क्यों? बिकॉज आप प्लेइंग कार्ड्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाते हो। हाँ, एग्ज़ाम का भी, बोर्ड एग्ज़ाम का भी ये प्लेइंग कार्ड्स बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है और इससे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछा करते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि ये प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। उससे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि प्लेइंग कार्ड्स किस किस तरीके के उसमें कार्ड्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं और उस 52 कार्ड्स को जब आप अच्छे से देखना शुरू करेंगे तो उसमें दो कलर के रेड एंड ब्लैक कार्ड्स आपको दिखाई देते हैं। तो आप जैसे बोर्ड पे देख रहे हो, मैं आपको समझा दूं कि कोई भी प्लेइंग कार्ड्स का आप पैक उठा लो। पैक बोले तो एक डब्बे में प्लेइंग कार्ड्स के 52 कार्ड्स होते हैं। तो उस 52 कार्ड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें एक रेड होता है और एक ब्लैक होता है। बस यही दो कलर्स के ही आपको कार्ड्स दिखेंगे, इसके अलावा कोई भी तीसरा कार्ड नहीं होगा। ठीक है, अब इस रेड को भी दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। आप उसको जब अच्छे से रेड वाले कलर के कार्ड्स को देखोगे तो उसमें या तो आपको हार्ट्स दिखाई देंगे और नहीं तो आपको डायमंड्स दिखाई देंगे, जिसका जो आप उसके फिगर को इस तरीके से समझ सकते हो क्योंकि आपके कार्ड्स पे हार्ट एंड डायमंड लिखा हुआ नहीं होगा, आपको इस सिंबल से पहचानना पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हम ब्लैक कार्ड्स की बात करें, ठीक है, तो वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक है स्पेड एंड एक है क्लब। तो आप जब कार्ड्स पे गौर से देखोगे तो स्पेड का ये जो सिंबल है और क्लब का जो ये सिंबल है ये आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस 52 कार्ड्स को कितने कलर्स में डिवाइड किया गया? दो कलर में डिवाइड किया गया, रेड एंड ब्लैक। एंड रेड को अब कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? एक हार्ट है, दूसरा डायमंड है, एंड ब्लैक को एक स्पेड है और दूसरा क्लब है। ठीक है, तो इतनी चीज समझने के बाद अब हम लोग इन डिटेल्स उस कार्ड के बारे में देखते हैं। टोटल 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में दो पार्ट हो गए। ठीक है, रेड वाले अलग तरफ और ब्लैक वाले अलग तरफ। यहाँ देख रहे हो कि जब दो पार्ट हुए तो आधा आधा दो पार्ट में बंटने के बाद 26 कार्ड्स हो जाएंगे रेड एंड 26 कार्ड हो जाएंगे ब्लैक। ठीक है, तो अब रेड में भी दो ब्रांच निकल रहा है, एक है हार्ट का जो यहाँ आपको दिख रहा है, दूसरा है डायमंड्स का। तो अब ये रेड कलर्स के जो कार्ड हैं वो दो पार्ट्स में कैटेगराइज 13 पीस में हो जाता है। अब ये 13 कार्ड्स हार्ट्स के पास है, 13 कार्ड्स डायमंड्स के पास है, एंड ये जो ब्लैक कार्ड है, ब्लैक भी दो कैटेगरी में डिवाइड होगा। तो कितने कितने हो जाएंगे बच्चों? 13 कार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 13 कार्ड्स के भी जो कैटेगरी है वो आप दिख रहे हो कि ब्लैक जो स्पेड है, ठीक है, वो 13 कार्ड्स है, एंड क्लब के जो ब्लैक कार्ड्स है वो भी 13 कार्ड्स है। ओवरऑल मुझे क्या पता चला कि एक पैक में जो कार्ड्स होंगे वो 52 होंगे। उस 52 कार्ड्स को दो कलर में डिवाइड करेंगे, एक या तो रेड होगा और एक या तो ब्लैक होगा। ठीक है, अब रेड को भी दो ब्रांच में हम लोग देखेंगे। दो ब्रांच कौन से निकल गए? एक या तो हार्ट होंगे और एक डायमंड होंगे। ठीक है, ब्लैक भी दो ब्रांच में निकलेंगे, स्पेड एंड क्लब, और सबके पास 13 कार्ड्स हैं। ठीक है, अब देखो कि ये 13 कार्ड्स, हार्ट के पास जो 13 कार्ड्स है वो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले आता है एस, ठीक है, जिसको एक्का भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें एस से मतलब है। एस, उसके बाद 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 तक लिखे होंगे कार्ड्स पे। ठीक है, उसके बाद एक कार्ड आपको दिखेगा किंग और एक क्वीन और एक जैक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डायमंड्स के पास जो 13 कार्ड्स है वो कैसे हैं। तो उनके पास भी एस 2 3 से लेकर के 10 तक है, उसके बाद किंग क्वीन जैक। ठीक है, ठीक उसी तरीके से स्पेड के पास भी एस 2 3 4 5 6 8 9 10, फिर किंग क्वीन जैक। ठीक उसी तरीके से क्लब के पास भी एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग क्वीन जैक। कहने का मतलब ये हुआ
कि जो हार्ट्स है, क्लब है, डायमंड है, स्पेड है, सबके पास 13 कार्ड्स हैं। और वो 13 कार्ड्स कौन कौन से? सबके पास एस है, सबके पास 2 है, सबके पास 3 है, सबके पास किंग है, सबके पास क्वीन है, सबके पास जैक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब मैं आपको बता दूं कि किंग क्वीन जैक, आप जब प्लेइंग कार्ड्स को देखोगे तो किंग क्वीन जैक का फेस बना हुआ होगा, उसका फिगर बना हुआ होगा, इसीलिए किंग क्वीन जैक ये जो है ये कहलाते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड, तो ये भी फेस कार्ड हो गया, ये भी फेस कार्ड हुआ और ये भी हमारा फेस कार्ड हुआ। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फेस कार्ड सबके पास है। हार्ट्स के पास भी फेस है, डायमंड के पास भी फेस है, स्पेड के पास भी फेस है एंड क्लब के पास भी फेस है। ठीक है, अब कितने कितने फेस कार्ड्स हैं? सबके पास 3 फेस कार्ड्स हैं। तो इतना समझने के बाद मुझे कुछ फाइनल रिजल्ट्स पे चलना है। ठीक है, अब वो फाइनल रिजल्ट्स वही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आपको फाइनल रिजल्ट पे प्रैक्टिस कराता हूँ। ओके, तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि ये जो कार्ड्स है इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, इन प्रैक्टिस के पहले आप नहीं कर सकते हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसे प्रैक्टिस करना। तो चलिए हम लोग मिल करके इसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो अब अगर बात करें टोटल कार्ड्स की, तो मैंने आपको बताया कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, आप वहां से समझ सकते हो 52 होते हैं। कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े टोटल कार्ड्स की, आप क्या करोगे? 52 करोगे। ठीक है, रेड कार्ड्स की, रेड कार्ड कितने होते हैं? तो रेड कार्ड मैंने बताया कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 26 रेड हो जाएंगे और 26 क्या होंगे? ब्लैक होंगे। तो रेड कार्ड्स कितने हो गए? 26 हो गए। ठीक उसी तरीके से ब्लैक कार्ड कितने हो गए? तो 26 हो गए। यानी कि एक लाइन इधर ब्लैक और एक लाइन इधर ब्लैक, 13, 13, 26। ठीक है, तो ब्लैक कार्ड भी कितने हो गए? 26 हो गए। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें कि हार्ट्स कितने हैं, तो मैंने आपको बताया कि हार्ट्स 13 है, डायमंड्स 13 है, स्पेड 13 है, क्लब 13 है। तो केवल हार्ट्स की बात कर रहा है तो हार्ट्स 13 होगा, स्पेड भी 13 होगा। ठीक है, उसी तरीके से डायमंड्स भी 13 होगा और क्लब्स भी हमारे कितने हो जाएंगे? 13 होंगे। अब रही बात कि फेस कार्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है फेस कार्ड कितने होंगे। तो फेस कार्ड सबके पास, हार्ट के पास 3 फेस कार्ड है, डायमंड के पास 3, स्पेड के पास 3, क्लब के पास 3। इट मीन्स के टोटल 3, 3, 3, 3, 12 फेस कार्ड्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 12। रेड फेस कार्ड्स कितने होंगे? तो रेड वाला 2 लाइन होता है, एक हार्ट वाली लाइन है और एक डायमंड वाली लाइन है। हार्ट लाइन में 3 फेस कार्ड्स एंड डायमंड लाइन में 3 फेस कार्ड्स, किंग क्वीन जैक, तो 3, 3, 6 फेस कार्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से ब्लैक फेस कार्ड्स, तो ब्लैक वाली 2 लाइन है, दोनों के पास 3 फेस कार्ड होता है, तो 3, 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से हार्ट फेस कार्ड्स, केवल हार्ट के पास जो फेस कार्ड है उसकी बात कर रहा है, तो हार्ट के पास केवल और केवल 3 फेस कार्ड है, तो यहाँ पर आंसर 3 होगा। ठीक उसी तरीके से डायमंड फेस कार्ड, तो डायमंड के पास भी 3 है, स्पेड फेस कार्ड उसके पास भी 3 है, क्लब फेस कार्ड उसके पास भी 3 है, यानी कि डायमंड की फेस कार्ड 3, स्पेड की फेस कार्ड 3, ठीक है, क्लब की फेस कार्ड 3। ठीक है, अब किंग की बात करता है, तो किंग मैं आपको बता दूं कि हार्ट के पास भी एक किंग, डायमंड्स के पास भी एक किंग, स्पेड के पास भी एक किंग एंड क्लब के पास भी एक किंग, सबके पास एक एक किंग है। तो किंग का जो यहाँ पे वैल्यू होगा वो होगा 4। ठीक है, उसी तरीके से अगर क्वीन की बात की जाए तो सबके पास एक एक क्वीन है, तो क्वीन यहाँ पे 4 होंगे। ठीक है, जैक की बात करें तो सबके पास एक एक जैक है, तो यहाँ पे जैक का वैल्यू 4 होगा। रेड 8 की बात कर रहा है, सभी 8 की बात नहीं कर रहा है, सारे 8, ये ब्लैक वाले 8 की नहीं बात कर रहा है, ओनली रेड 8। तो रेड वाली 2 लाइन है, तो एक 8 यहाँ से और एक 8 यहाँ से, यानी कि यहाँ पे जो रेड 8 होगा वो केवल और केवल 2 होगा। ठीक है, उसी तरीके से 6 ऑफ द क्लब के जो 6 हैं, तो क्लब में केवल एक ही 6 होगा ना, क्लब में एक 5, एक 4, एक 3, एक 6, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा 1। ठीक है, उसी तरीके से किंग ऑफ रेड सूट,
रेड सूट वाले किंग, ठीक है, तो रेड सूट पहने हुए केवल डायमंड्स के पास किंग होंगे एंड हार्ट्स के पास किंग होंगे, तो 2 आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2। क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, ब्लैक सूट पहनी हुई क्वीन कितनी होंगी, तो 2 लाइन स्पेड एंड क्लब वाली है, तो एक क्वीन यहाँ से और एक क्वीन यहाँ से, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ ब्लैक सूट भी 2 हो जाएंगे। जैक ऑफ हार्ट, हार्ट के पास कितने जैक होंगे, तो सिंगल और सिंगल जैक होंगे। देखो यहाँ पे हार्ट के पास यहाँ जैक 1 है, सबके पास अपना अपना जैक है, बट हार्ट के पास तो केवल और केवल एक ही जैक है, तो यहाँ पर आंसर होगा 1, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे 2, अब अच्छे से समझो, यहाँ पे 2 जो क्वेश्चन है, ईदर अ रेड कार्ड और अ किंग, या तो रेड कार्ड और नहीं तो किंग कितने होंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि रेड कार्ड्स तो होंगे 13, 13, 26, रेड कार्ड्स कितने होंगे 26 होंगे। और यहाँ पे आप देख लो इधर अ रेड कार्ड्स और अ किंग, उसके साथ जो है किंग को भी ऐड करना है, तो रेड कार्ड्स के 2 लाइन हो गए। उसके अलावा अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हो तो एक किंग ब्लैक में भी है और एक किंग स्पेड के पास भी है, एक किंग क्लब के पास भी है। तो रेड कार्ड्स तो 13, 13, 26 हो गए और 27, 28, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 28। कितने आंसर होंगे 28, ठीक है। नीदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, ठीक है, ना ही मुझे रेड कार्ड चाहिए और ना ही मुझे क्वीन चाहिए, तो रेड कार्ड यहाँ से गायब हो गए, तो केवल ब्लैक बचे, और इस ब्लैक में जो क्वीन आ रही है वो भी नहीं चाहिए, तो आप 13, 13, 26 में से एक ये गायब करोगे तो 25 होगा, एक और क्वीन गायब कर दोगे तो कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों वो कितना होगा 24। इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्लेइंग कार्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे, और ये जो प्रैक्टिस सेशन था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप इस प्रैक्टिस सेशन को एक बार और कर लेना, और ये जो कार्ड वाला सेगमेंट है इसे एक बार बैठ करके आप अच्छे से समझोगे। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमसे पढ़ने का जो आपको फ़ायदा है वो तभी पहुँचेगा जब आप हमारे लेक्चर को देख रहे हो, तो लेक्चर को देखते वक्त पेन एंड पेपर के साथ बैठो। मैं जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ थ्योरी को आप अपने पेपर पे नोट डाउन करो, और नोट डाउन करने के बाद में उसे रिवाइज करो, एंड मैं आपको जो प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा उस प्रैक्टिस सेशन में इस चीज़ का इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे थोड़ी सी और टॉपिक है, इवेंट्स है, उसके बारे में पढ़ाना है, तो मैं आपको वो चीज़ पढ़ा करके फिर प्रैक्टिस सेशन की तरफ ले चलूंगा। हाँ, तो अब जो टॉपिक है जो मुझे समझना है वो है इवेंट्स एंड टाइप्स ऑफ इवेंट्स, और प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को भी हम लोग यहीं पे समझ लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की सेशन को शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो अभी आपको समझना है वो रहा इवेंट्स। इसके डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो कहता है द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट, यानी कि जो भी हमारे आउटकम्स आ रहे हैं उन सभी का कलेक्शन या कुछ का कलेक्शन मेरा इवेंट्स कहलाएगा। नहीं समझ में आया? देखो समझते हैं एग्जाम्पल से। टॉसिंग अ क्वाइन, अगर किसी एक क्वाइन को हमने टॉस किया तो टॉस करने पे या तो मुझे हेड मिलेगा और नहीं तो मुझे टेल मिलेगा। तो टॉसिंग अ क्वाइन जो है वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन हेड का आना, टेल का आना, ये जो है वो हमारा इवेंट कहलाएगा, ठीक है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हेड का आना, टेल का आना, ये तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो हेड भी इवेंट हो गया, टेल भी इवेंट हो गया। ठीक उसी तरीके से रोलिंग अ डाई क्या हो गया, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है, और इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, इवेंट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। अगर मैं इसके इवन नंबर की बात करूं तो इवन नंबर्स में हो जाएंगे 2, 4, 6, ये भी इसके इवेंट कहलाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो इसके जो ऑड नंबर है 1,
1, 3 एंड 5 ये भी हमारे इवेंट कहलाएंगे। मैंने डेफिनेशन में क्या कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल और सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स, सभी के सभी आउटकम्स का कलेक्शन या केवल और केवल कुछ ही आउटकम्स का सेट। ठीक है, तो इवन नंबर में 2, 4, 6 हो गया तो ये भी इवेंट हो गया, 1, 3, 5 ये भी इवेंट हुआ, 1 से लेकर के 6 तक तो ये भी इवेंट हुआ। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स कहता है क्या है कि व्हेन द चांस ऑफ हैपनिंग 2 और मोर इवेंट्स आर सेम दे आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट। अगर 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट्स के होने का जो चांस है वो सेम होगा, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है इक्वली लाइकली, यानी कि इक्वल संभावना उसका होना चाहिए, इक्वल पॉसिबिलिटी होना चाहिए। अगर 2 इवेंट्स के इक्वल पॉसिबिलिटी है तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ वो इवेंट इक्वली लाइकली है। आपको बात यहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अगर टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो ये तो मेरा हो गया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारे चांस है, किस चीज के चांस, तो चांस ऑफ गेटिंग अ हेड एंड टेल, ठीक है, आर इक्वल, ये हमारे इक्वल होते हैं। तो इक्वल होने की वजह से हेड एंड टेल का आना जो है वो इक्वली लाइकली इवेंट्स हो जाएगा। आपको बाद में पता चलेगा कि हेड एंड टेल के जो आने के चांसेस हैं वो हाफ हाफ का होता है। ठीक है, उसी तरीके से थ्रोइंग अ डाई, अगर हम किसी डाई को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स के जो चांस हैं, ठीक है, चांस ऑफ गेटिंग odd numbers and even numbers are equal। तो जब इक्वल है, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को पाने का जो चांस है, पॉसिबिलिटी जो है वो इक्वल है, तो सिंपल सी बात है कि किसी डाई को थ्रो करेंगे तो ऑड और इवन नंबर्स के आने की जो इवेंट होगी वो इक्वली लाइकली होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑड एंड इवन नंबर्स को आने वाले जो इवेंट हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर यहाँ से साइड हो जाता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होगा वो किस इवेंट का, तो इक्वली लाइकली इवेंट का वो क्या होगा, उस चीज़ का फॉर्मूला आपको बोर्ड पर दिख रहा है कि इक्वली लाइकली इवेंट्स जो होंगे उसके प्रोबेबिलिटी क्या होंगे। तो उसके लिए जो फॉर्मूला आया वो है आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ई मीन्स है इवेंट। ठीक है, तो उस इवेंट के कौन कौन से आउटकम्स हैं वो, और फिर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इन दोनों का रेशियो कहलाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपके ऊपर में न्यूमरेटर में होगा आउटकम्स फेवरेबल टू ई, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आउटकम्स आ रहे हैं जो ई के फेवरेबल है, इवेंट के फेवरेबल है, उसे हमें ऊपर रखना है। ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसे हम नीचे रख करके और सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी अगर किसी इक्वली लाइकली इवेंट का निकालना है तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे, लेकिन इसे अगर हम इन शॉर्ट लिखने की कोशिश करें तो P फॉर प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है, और E फॉर इवेंट होगा। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देख लो आउटकम्स फेवरेबल टू E। ठीक है, तो उसको हम लोग लिखते हैं NE, यानी कि इवेंट्स के जो फेवरेबल आउटकम्स है, इवेंट्स के जो फेवरेबल आउटकम्स है। और आपको पता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स को हम लोग सैंपल स्पेस भी कहते हैं, और सैंपल स्पेस को मैंने आपको बताया था NS से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का वो निकल करके आ गया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो होगा NE बाई NS। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज इक्वल्स टू NE बाई NS। NE क्या है बच्चों, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, NS क्या है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो आपका सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, तो आप क्या करो कि इस चीज को आप याद करके रखो कि PE बराबर NE बाई NS, क्योंकि पूरे के पूरे क्वेश्चंस में आपको केवल और केवल इसी को अप्लाई करना है। ठीक है, और इसी को अप्लाई करने पे आपके सारे के सारे आंसर्स निकल जाएंगे। हमने जिस
तरीके से प्रैक्टिस कर रखा है, अगर उन सारे प्रीवियस प्रैक्टिस को आप अच्छे से समझ गए हो तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये फॉर्मूला लगाओगे और आपके सारे के सारे आंसर्स बस 2 से 3 सेकंड में निकल करके आ जाएंगे। फिर भी हम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला को याद करने का क्या तरीका है कि P = NE/NS, ठीक है। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से नोट डाउन कर लो जब तक मैं साइड में हट जाता हूं। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहता है क्या है कि 2 इवेंट्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, 2 इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री तब होंगे जब 1 इवेंट अकर्स इफ एंड ओनली इफ द अदर डज नॉट, ठीक है। 2 ही इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे का हो सकता है, कोई अकेला इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री किसी का बिल्कुल नहीं होगा। जब भी होगा तो 2 इवेंट्स होने ज़रूरी है, ठीक है। एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कब कहलाएगा, ठीक है, यहाँ देखो, जब एक इवेंट होगा और दूसरा इवेंट नहीं होगा। 1 इवेंट अकर्स इफ एंड ओनली इफ द अदर डज नॉट, अगर कोई दूसरा नहीं होता है तब एक इवेंट होगा, अगर एक इवेंट होता है तो फिर दूसरा इवेंट नहीं होता है। आपको एग्जाम्पल से ये अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, इट रेन्स और इट डज नॉट रेन, अगर रेन होगी या फिर अगर रेन नहीं होगी, बारिश होगी या फिर बारिश नहीं होगी। यू पास योर क्लास और यू डू नॉट, आप क्लास पास करोगे या आप क्लास पास नहीं करोगे। यू विन द लूडो और यू डू नॉट, या तो आप लूडो विन करोगे या तो आप लूडो विन नहीं करोगे, ठीक है बच्चों। तो आपको हम उम्मीद करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझ में आया होगा। एक का होना दूसरे के होने पे और ना होने पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। तो वो आपस में एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहला रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट ई इज डिनोटेड बाई नॉट ई, या ई पे डैश होगा या ई पे बार होगा। कहीं पे आप देखते हो नॉट ई तो आप समझ जाओगे कि कॉम्प्लीमेंट है, ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इवेंट ई का कॉम्प्लीमेंट है। अगर कहीं पे आप देखते हो कि ई डैश है तो ये कॉम्प्लीमेंट है, किसका कॉम्प्लीमेंट है, तो इवेंट ई का है। कहीं पे ई बार दिख रहा है तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, तो ई का कॉम्प्लीमेंट है। ठीक उसी तरीके से फाइनल रिजल्ट एक यहाँ पे आता है कि 2 अगर कोई इवेंट और ठीक उसका कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 1 फाइनल रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर किसी इवेंट का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो उसमें से हम क्या करेंगे, 1 - P0E, ठीक है। हम घटा देंगे P0E को तो हमारा प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हमें P0E निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E को घटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये रिजल्ट को याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट के प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करेंगे तो फाइनल रिजल्ट 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बातें हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लो। बात करते हैं अगर श्योर इवेंट की, तो श्योर इवेंट कहता है क्या है कि एन इवेंट विच श्योर टू अकर, एक ऐसा इवेंट जिसकी 100% श्योरिटी है होने की, ठीक है, वो हमारा इवेंट सभी का सभी श्योर इवेंट कहलाएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इन अ सिंगल रोल ऑफ डाई, अगर हम एक बार डाई को रोल करते हैं तो रोल करने पे हमें क्या क्या मिल सकता है, तो गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, क्या गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 श्योर इवेंट होगा। तो हम चेक करते हैं कि 7 से जो कम नंबर्स हैं वो कौन कौन से आएंगे, तो वो या तो 1 आएगा, ठीक है, नहीं तो 2 आएगा, इसी तरीके से 3, 4, 5, 6, ठीक है। यही नंबर 7 से कम आ सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आते भी यही नंबर है, तो इसीलिए गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज अ श्योर इवेंट। तो अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, देखो यहाँ क्या होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है NE/NS, ठीक है।
तो एनी क्या होता है कि फेवरेबल आउटकम्स होते हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं, 7 से छोटा कौन कौन आया, 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स में 6 है तो इसीलिए न्यूमरेटर में 6 लिख दिए। ठीक उसी तरीके से डिनोमिनेटर में NS है। NS क्या होता है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, एक डाई को थ्रो करने पे हमें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो भी 6 होते हैं, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी 6 होगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट में 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक रिजल्ट निकल के आया कि फॉर अ श्योर इवेंट द प्रोबेबिलिटी इज 1। श्योर इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, 1 होगा। एक अगला टॉपिक है इम्पॉसिबल इवेंट्स। ये इम्पॉसिबल इवेंट्स कहता क्या है कि व्हेन एन इवेंट कैन नॉट अकर, अगर कोई इवेंट होता ही नहीं है तो जो इवेंट होगा ही नहीं वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट के कैटेगरी में आएगा। अगर हम एग्जांपल से बात करें तो इन अ सिंगल रोल ऑफ डाई, एक बार हम डाई को रोल करते हैं तो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, तो 6 से ज़्यादा बड़ा नंबर आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, तो 6 तक ही नंबर, 6 तक ही नंबर होते हैं डाई में। ठीक है, आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो 6 से बड़ा तो कोई नंबर आ ही नहीं सकता, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल, सो इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा ये बताओ कि अगर कोई इवेंट पॉसिबल ही नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 0 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 0 से लेकर के 1 तक लाइज करती है। 0 से लेकर के 1 तक उसकी वैल्यू होती है। तो कहीं भी आपको 0 और 1 के बाहर की जो वैल्यू दिखेगी वो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं होगी। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन में नोट दे करके लिख ले रहे हैं, आप इसको हमेशा ध्यान रखोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है कि द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, the value of probability lies between 0 to 1। ठीक है, यानी कि 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 0 से बड़ा और 1 से छोटा नहीं, 0 के बराबर भी होगा और 1 के बराबर भी होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 और 1 तक, यानी कि 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर। आपको अभी मैंने बताया कि इम्पॉसिबल इवेंट्स के जो प्रोबेबिलिटी हो रहे थे वो 0 हो रहे थे, जो श्योर इवेंट हो रहा था उसका प्रोबेबिलिटी 1 हो रहा था। अगर मैं आपसे कह दूं कि 0.7 किसी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है तो यस सर, क्योंकि 0 और 1 के बीच में है। अगर मैं कह दूं कि 2.3 किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकता है तो बिल्कुल नहीं, किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 2.3 नहीं होगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपको कह दूं कि -0.2 किसी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि निगेटिव में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं जाती है। अगर मैं आपको कह दूं कि 2/3 आपके प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है या नहीं, तो यस सर, क्योंकि 2/3 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल सी बात है कि ये 0 और 1 के बीच में ही होगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि 70% ये आपके प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हो सकता है कि नहीं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 70% हो सकती है या नहीं, तो आप देखो 70% को सॉल्व कर सकते हो तो 70/100। ठीक है, 70/100 जो है ये 0 और 1 के बीच में रहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 70% हाँ सर ये किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं आपको कह दूं कि 7/2 क्या किसी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होगा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7/2 का जो वैल्यू है वो 3.5 के अराउंड आता है। ठीक है, तो 3.5 जो है वो कभी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं हो सकता है। ठीक उसी तरीके से मैं आपको कह दूं
कि अगर 130% क्या ये किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हो सकती है, तो आप इसे सॉल्व कर करके देख लो। 130% बोले तो आप यहाँ पे लिखोगे 130/100, यहाँ से परसेंटेज हट जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो परसेंटेज के बदले में 100 आएगा। तो सिंपल सी बात है, ये 130/100 जो वैल्यू है ये 1 से बड़ा है, तो ये कभी भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू नहीं हो सकता है। आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये वैल्यू पूछ लिए जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब ये जो आज का लेक्चर था प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर था। पहले लेक्चर में हम लोग कुछ चीज़ों को सीखे थे, जैसे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, डाइस के चीज़ों को देखा था, कॉइन्स को देखा था, सैम्पल स्पेस देखा था। आज हम लोग थोड़ा सा उन चीज़ों को समराइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़ा है। आज सबसे पहले हम लोग प्लेइंग कार्ड्स के बारे में पढ़े। प्लेइंग कार्ड्स टोटल 52 एक पैक में होते हैं, 2 कलर्स के होते हैं, एक रेड होते हैं और एक ब्लैक कलर्स के होते हैं, ठीक है। अब रेड में भी 2 ब्रांच निकले थे और ब्लैक में भी 2 ब्रांच निकले थे। रेड के जो थे वो थे हर्ट एंड डायमंड, ठीक। उसी तरीके से ब्लैक के जो थे वो स्पेड एंड क्लब होता था। अब सबके पास, हर्ट के पास भी 13 कार्ड्स, स्पेड के पास भी, क्लब के पास भी, डायमंड के पास भी, सबके पास 13 कार्ड्स थे, ठीक है। उसमें हम लोग फेस कार्ड की बात किए थे। हर एक के पास 3 फेस कार्ड होता था। वो 3 फेस कार्ड में क्या होता था, एक किंग था, एक क्वीन थी और एक जैक था, ठीक है। तो सबके पास 3 फेस कार्ड था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन्स को देखा था और हम लोग मिलकर के प्रैक्टिस किए थे। वो कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोगों ने इवेंट्स को देखा और इवेंट्स के टाइप्स को। इवेंट्स के टाइप्स में इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गया, श्योर इवेंट हो गया, ठीक है। उसी तरीके से इम्पॉसिबल इवेंट्स हो गया। तो ये सभी चीज़ों को आज हम लोगों ने देख लिया। तो अब आप अगले लेक्चर से पहले, अभी तक जो 2 थ्योरी का लेक्चर हमने आपको पढ़ाया और आपने मुझसे पढ़ा, ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लोगे, क्योंकि जो नेक्स्ट लेक्चर है उस नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको NCERT के जो क्वेश्चंस है उसको लेकर के आपके साथ आने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें सारी थ्योरीज की काम होगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप कंप्लीट करके रखेंगे। और दूसरी बात के मेरे इस पसीना से स्टूडेंट्स आप मत घबराओ, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके मुझे बताया कि सर आपको बहुत पसीना आता है, आप फ़ैन क्यों नहीं चला लेते। तो देखो बच्चों, अगर मैं फ़ैन चला लूँ या फिर कुछ भी, तो आपको उसके साउंड से थोड़े से प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो इन चीज़ को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आप डोंट वरी, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो और फोकस करके पढ़ाई करो, बिकॉज तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स लाने हैं। मैं तो आपको केवल रास्ता दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो चीज़ है वो आपको एग्ज़ाम में अच्छे से करके आना है, ठीक है। दूसरी बात ये रही कि अभी अगर आप एक लेक्चर को कॉन्टिन्यूसली देखते हो, स्किप बिल्कुल नहीं करते हो, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप स्किप करोगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। हम लोग इस गर्मी का आनंद लेते हुए अपने पढ़ाई को, सिलसिला को शुरू रखते हैं और अपने सफ़र को तय करते हुए अपने मंजिल तक एक दिन ज़रूर पहुँचेंगे, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट, टाटा।